हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वाष्प दाब क्या होता है और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जिसका नाम है राउट लॉ। राउट के नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग इसे समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो समझिएगा, राउट लॉ होता क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, एक पात्र है और इस पात्र में मैंने भरा है द्रव, इस पात्र में मैंने भरा है द्रव, यानी एक क्या है, वाष्पशील विलयन है। ये जो द्रव मैंने भरा उससे मैंने क्या बनाया, एक वाष्पशील विलयन बनाया। अब मैंने वाष्पशील विलयन बना दिया तो इसका मतलब है कि विलयन में दो घटक होंगे, एक विलेय और दूसरा विलायक, ये दो घटक होंगे। तो ये जो दो घटक होंगे, तो राउट ने ये बताया कि अगर मैं इसका जो तापमान है ये स्थिर रखूं, इसका जो तापमान है वो मैं क्या रखूं, स्थिर रखूं। तो राउट ने ये बताया कि अगर मैं इसमें कहा कि अगर इसमें दो द्रव है, चलिए मैंने दोनों को क्या माना, एक को मैंने कहा द्रव एक और दूसरे को मैंने क्या कहा, द्रव दो। तो राउट ने ये बताया, चलिए मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। राउट ने ये कहा कि द्रव ए और द्रव बी, यानी द्रव 1 और द्रव 2 लिया है मैंने। तो देखिए, राउट ने ये बताया कि स्थिर तापमान पर इस वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव के ऊपर, इस अवयव पर भी और इस अवयव पर भी जो आंशिक दाब लगेगा, जो आंशिक दाब लगेगा वो आंशिक दाब इसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, समानुपाती। सॉरी, ठीक है। तो ये आंशिक दाब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बात समझ में आई है आपको, ठीक। ये बात क्लियर हुई। मैंने कहा कि स्थिर तापमान पर किसी वाष्पशील विलयन में जितने भी घटक रहेंगे उस घटक के ऊपर जो आंशिक दाब लगता है वो आंशिक दाब मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती। अगर मैं कहूँ द्रव 1 के लिए तो ये P1 हो जाएगा, द्रव 2 के लिए कहूँ मैं तो ये क्या होगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। समझ रहे हैं बात, ये भी 1 होगा तब ये भी क्या होगा, 2 होगा। यही बताया था राउट जी ने। वाष्पशील का मतलब है कि जब इसे हम क्यों उष्मा देंगे तो ये हीट होकर के इस पात्र की सतह पर और इस द्रव की सतह पर एक क्या उत्पन्न करेगा, दाब। उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं और अगर वो आंशिक वाष्प दाब है तो वो किसके समानुपाती होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो चलिए लिखते हैं हम लोग राउट लॉ। यहाँ पर लिखा है कि फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रेंसियस मार्टे राउट, इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेंसियस मार्टे राउट ने 1986 में द्रव द्रव विलयनों के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया और उस मात्रात्मक संबंध को हम क्या बोलेंगे, राउट का नियम बोलेंगे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर, इन्होंने कहा स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर किसी वाष्पशील विलयन में, किसी वाष्पशील द्रवीय विलयन में, द्रवीय विलयन में प्रत्येक अवयव के ऊपर, प्रत्येक अवयव के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब, ठीक, आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती को आप अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। यानी कि राउट ने बताया कि स्थिर तापमान पर कोई हमारे पास वाष्पशील द्रवीय विलयन होगा और उस द्रवीय विलयन के प्रत्येक घटक पर जो भी आंशिक दाब लगेगा उस आंशिक दाब वो किसके समानुपाती हो जाएगा, मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर मैं ये कहूँ कि माना विलयन में, ठीक है, माना विलयन में अवयव एक का, माना अवयव
एक। अवयव एक का मतलब है द्रव एक। अवयव एक का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब बराबर मैंने ले लिया P1। ठीक है, अब मैं लिखूंगा माना अवयव 2 यानी द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसको मैंने ले लिया P2। ठीक है, अब मैं कहा कि माना अवयव एक का, ठीक, अवयव एक का मूल अंश, अवयव एक का मूल अंश बराबर मैंने लिया x1। ठीक, इसके बाद मैं कह रहा कि माना अवयव 2 का जो मूल अंश है उसे मैंने ले लिया x2। तो राउट ने क्या कहा कि प्रत्येक अवयव पर जो आंशिक दाब लगेगा वो मूल अंश के समानुपाती होगा। तो मैंने ये कहा कि चलिए ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं लाइन, इसके इधर द्रव 1 है, इसके इधर द्रव 2 है, तो इसके ऊपर लगने वाला आंशिक दाब क्या होगा? आंशिक दाब मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। ये द्रव 2 है तब P2 किसके समानुपाती होगा? x2 के होगा। तो अब समझिए, अब हम लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार। ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा जरा देखिए। आंशिक दाब, तो हमने ये ले लिया आंशिक दाब समानुपाती है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमें क्या मिलेगा? P1 नॉट मिलेगा, इसके बाद x1 मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा किसके लिए? अवयव एक के लिए। चूँकि P1 है तो ये अवयव एक के लिए है। अगर इसी तरह मैं कहूँ कि मेरे पास जो है P2 अवयव 2 के लिए मैं लूँगा तो PT क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x2 के। जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो P2 बराबर क्या होगा? P2 नॉट x2। यही मिलेगा हमें, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। तो ज़रा आप समझिए, मैं ये कह रहा, अच्छा P1 नॉट और P2 नॉट क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो आप लिख लेंगे कि P1 नॉट बराबर क्या है? P1 नॉट, तो P1 नॉट के लिए आप लिखेंगे समान ताप पर द्रव एक का। समझ में आई ये बात? मैंने कहा कि P1 नॉट क्या है? समान ताप पर द्रव एक का वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब। और P2 नॉट क्या है? समान ताप पर द्रव 2 का वाष्प दाब है। ठीक है, तो एक बात मैं ये बताता हूँ, यहाँ पर 2 अवयव है। अगर 2 अवयव है, अगर मैं ये कहूँ कि डाल्टन के नियमानुसार अगर मैं P कूल निकालूँ, जैसे मैं पिछले वीडियो में वाष्प दाब पढ़ाते समय आपको P कूल निकाल के दिखाया था कि टोटल प्रेशर कितना है, टोटल आंशिक दाब कितना है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। ठीक, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। ठीक, नियमानुसार क्या होगा? नियमानुसार अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? P कूल बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 होगा। हाँ बिल्कुल यही होगा। तो P1 प्लस P2 हो गया। तो ज़रा ये बताइए P1 की वैल्यू क्या है? P1 की वैल्यू है P1 नॉट x1। तो P1 की जगह हम क्या रखेंगे? P1 नॉट x1। अब P2 की जगह क्या रखेंगे? P2 नॉट x2 रखेंगे। तो प्लस यहाँ क्या कर देंगे? P2 नॉट x2 रखेंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी है, देखिए x1 और x2। तो और मोल फ्रैक्शन में मैंने ये बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में, चाहे जितने भी अवयव क्यों ना हो, सबके अवयव के मोल अंश का योग 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से मैं अगर कहूँ, यहाँ से मैं ये कहूँ
कि आप जो है x1 की वैल्यू निकालिए तो 1 माइनस क्या होगा, x2 होगा। हाँ सर बिल्कुल x2 ही होगा, 1 माइनस x2 होगा। तो एक काम करेंगे, अब ये x1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जब मैं इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू रखूँगा तो हमें क्या मिलेगा, P1 नॉट, इसके बाद क्या मिलेगा, P1 नॉट, इसके बाद हमें मिलेगा 1 माइनस x2, इसके बाद क्या है, फिर प्लस है, फिर P2 और x2, P2 नॉट x2 है। तो अब ये क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 नॉट माइनस ऑफ P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 होगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या हम इन दोनों में से x2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, x2 तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा P1 नॉट, ठीक, P1 नॉट प्लस P2 माइनस P1, यहाँ पर P2 नॉट माइनस P1 नॉट और x2। अच्छा मैंने क्या किया, x2 को कॉमन निकाल के इस साइड कर दिया बाहर एकदम से, ये P1 नॉट माइनस में है तो P1 नॉट मैंने माइनस साइन किया। क्या ये बात समझ में आई। तो ये राउल्ट के नियमानुसार P कूल निकल के आता है, समझ रहे हैं बात को। राउल्ट के नियमानुसार ये P कूल निकल के आता है, जो आपको समझना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, सोचो सोचो, यहाँ तक बात समझ में आई क्या आप लोगों को, ठीक है। चलिए अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्राफ भी बता देता हूँ कि ग्राफ क्या होगा इसका, ठीक है। ग्राफ, तो चलिए मैं कहा कि चलिए मैं ये कुछ एक्सिस बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिया x1 और यहाँ लिया x2, यहाँ पर मैंने x1 की वैल्यू ले ली 0 और x2 की वैल्यू ले लिया मैंने 1। मैंने क्या किया, x1 का मूल अंश 0 ले लिया, तो जब x1 का मूल अंश मैंने 0 ले लिया तो x2 का तो 1 ही होगा, क्योंकि दो अवयव है, दोनों को मूल अंश का योग 1 होगा। तो हमने क्या किया, x2 का 1 ले लिया तो दूसरे वाले का तो 0 ही होगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, x1 की मूल अंश 1 ले लिया और x2 का मूल अंश मैंने 0 ले लिया। और यहाँ पर मैं ये कह रहा कि ये P1 नॉट है। अच्छा और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया P2 नॉट, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाली, ये बताएगा वाष्प दाब को, समझ रहे हैं बात को। ये किसको बताएगा, ये बताएगा वाष्प दाब, समझ रहे हैं बात को। तो अब देखिए ज़रा, अगर मैं ये कहूँ कि ये P1 नॉट है तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा यहाँ पर। और ये P2 नॉट है तो ये ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, समझ रहे हैं बात। अब ये क्या है समझिए, मैंने जो P1 नॉट है इसको चलिए मैं कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक। अब P2 नॉट को मैंने क्या कर दिया, P2 नॉट को मैंने कर दिया ब्लैक कलर से। आई थिंक अब आपको ज़्यादा क्लियर हुआ। P2 नॉट को मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर से कर दिया। तो ज़रा हमें ये बताइए, अगर मैं ये कहा कि ये क्या है, P1 नॉट है, ग्रीन कलर वाला क्या है आपका, P1 नॉट है, ग्रीन कलर वाला P1 नॉट है, और जो ब्लैक कलर वाला है आपका ये है P2 नॉट, ठीक है। अब ज़रा ये बताइए फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है P कुल बराबर P1 प्लस P2 है। तो P कुल कहाँ होगा इस ग्राफ में, तो आप P कुल कैसे बताएंगे, P कुल का जो ग्राफ जाएगा देखिए वो ये जाएगा, P1 को ऐड कर दीजिए P2 से, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा P1 प्लस P2 को बताएगा। हाँ बिल्कुल सर यही बताएगा। क्या ग्राफ समझ में आया, ग्राफ फिर से समझिए। मैंने कहा कि ये एक ग्राफ है, मैंने इसमें क्या किया, x1 की वैल्यू लिया 0, x1 का मूल अंश 0 लिया और x2 का 1 ले लिया, क्योंकि किसी भी विलयन में दो कंपोनेंट के जो मूल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम कितना होता है 1। तो मैंने एक का अगर 0 लिया तो दूसरे का क्या होगा 1 होगा। सिर्फ वैसे ही प्रोसेस कहाँ होगा, यहाँ पर हुआ है। तो जो P1 नॉट है उसका ग्राफ आएगा यहाँ पर और P2 नॉट का आएगा इस एक्सिस पर, समझ रहे हैं बात को। और P1 प्लस P2 यानी P कुल निकालने के लिए आप P1 को किससे जोड़ देंगे, P2 से जोड़ेंगे, तो ये वाली लाइन आपको बताएगा P कुल, समझ रहे हैं बात। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो कुछ और बातें हम लोग करते हैं।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए इसको इरेज करते हैं। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे कापी और पेन लेके ही बैठेंगे, ताकि आप अपने नोट्स बनाते रहें और दोबारा आपको रिवीजन करने में कोई कठिनाई ना हो। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि राउल्ट का जो नियम था उसमें मैंने डाल्टन का नियम लगाया। तो डाल्टन का नियम जब मैंने लगाया उसमें, तो मैंने आपको ये बताया कि पी कूल कैसे निकालते हैं, पी कूल कैसे निकालते हैं, यानी टोटल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन हमारे साथ लिखेंगे कि यदि, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे आप, यदि y1 व y2 क्रमशः रेस्पेक्टिवली, क्रमशः द्रव 1 व द्रव 2 के मोल अंश हों, तब डाल्टन के नियमानुसार हम क्या उसका जो है कुल दाब निकालेंगे। तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार अगर हम P1 निकालेंगे तो P1 बराबर क्या होगा, Y1 इंटू के P कूल। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं P2 निकालूंगा तो क्या होगा, Y2 इंटू के P कूल। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं ये कहा कि ये जो प्रेशर है, चलिए हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा अवयव है सॉल्यूशन में, बहुत ज़्यादा घटक है, तो इसे मैं क्या ले लेता हूँ, Pn ले लेता हूँ, या बुक में क्या किया NCERT के Pi लिया है। तो चलिए बराबर क्या होगा, Yi और इंटू के क्या हो जाएगा यहाँ P कूल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर Y1 और Y2 द्रव 1 और द्रव 2 के मोल अंश हैं, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार P1 बराबर क्या होगा, Y1 P कूल, और P2 बराबर क्या होगा, Y2 P कूल। यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी से फार्मूला नोट करिए, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आप हमारे साथ एक हेडिंग लगाएंगे, राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, हेडिंग दीजिए आप, हेडिंग है राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन आप लिखेंगे कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक, पहला आप लिखेंगे कि राउल्ट का नियम आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है। आदर्श विलयनों पर लागू होता है। क्या ये बात समझ में आई? आदर्श विलयन वो विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हो, जिसकी डेल्टा S की वैल्यू 0 हो, डेल्टा H मिश्रण की वैल्यू क्या हो, 0 हो, डेल्टा V मिश्रण की वैल्यू क्या हो, 0 हो। मतलब जब दो अवयव आपस में मिले तो वहाँ पर न तो उनका आयतन बढ़े, न तो वहाँ से एनर्जी रिलीज हो, न तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो, मतलब न तो ऊर्जा का अवशोषण हो, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H मिश्रण की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि विलायक में संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? विलायक में संगुणित या वियोजित नहीं होने का मतलब है कि जो विलेय है वो विलायक में घुलना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो आप लिखेंगे कि विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। वियोजित
नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे एनटीपी पर। थर्ड पॉइंट है आपका कि एनटीपी पर जो द्रव होता है वो वाष्पशील होने चाहिए। एनटीपी पर द्रव वाष्पशील होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। क्या ये बात समझ में? एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। ये बात समझ में आई। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है एनटीपी का पूरा नाम। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा राउल्ट का नियम क्या होता है और कैसे राउल्ट के नियम और डाल्टन के नियम हम यूज करके जो है कि कैसे पी कूल निकालते हैं, ओवरऑल प्रेशर कैसे निकालते हैं, और ये राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, आपको ये पता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।